Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. Today we are going to start the last header of PPS economics syllabus, that is international economics जो है international trade जो है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बैनुल अक़वामी तिजारत हम लोग जिसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और उसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. ठीक है जी. और थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट को समझने के लिए थोड़ा बहुत उसके बैकग्राउंड का जानना जो है वो हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है. नाउ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली क्या है. आपके पास एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है एंड गुड्स एंड सर्विसेज है अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स. पाकिस्तान की तिजारत किसी और मुल्क से जब होती है हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. अब उस इंटरनेशनल ट्रेड में जब जाहिर है वो डेवलप हो रही थी तो उधर कुछ हमारे पास थेरीज जो है डेवलप हुई थी कि जी किस तरीके से आपकी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो होनी चाहिए. अब उसमें हमारे पास क्लासिकल थेरीज भी आती हैं जिसको हम लोग क्लासिकल थेरीज कहते हैं कि जी नेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे. इसी तरीके से कंट्रीज के जो एडवांटेजेस हैं दैट एनेबल्स सच एक्सचेंज टू हैपन उसको हम लोग इसमें देखेंगे. अब हमारे पास क्लासिकल थेरी जो है वो क्या है. देखिए, सबसे पहले हमारे पास जब इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हुई तो उस वक़्त थेरी या आप कह सकते हैं कि एक मेंटालिटी भी साथ में इमर्ज हुई थी जिसको हम लोग मर्केंटलिज्म कहते हैं. ठीक है जी. और ये मर्केंटलिज्म प्री 16th सेंचुरी में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जिसके मुताबिक ये था कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को हर सूरत में जो है आप बढ़ाएंगे और जितना हो सके आप अपनी इंपोर्ट्स को कम कर्ब करें. नाउ देखने में तो ये बहुत अपीलिंग चीज़ लगती है, लेकिन इसी थ्योरी की वजह से हम लोगों ने ये भी देखा था कि जी उस वक्त की जो सुपर पावर्स थी उन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की थी. हम सबके सामने ही है पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो उसमें ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इमर्ज हुई थी एंड देन इट स्प्रेड ओवर अ लार्ज पीस ऑफ द लैंड जो है उसके ऊपर वो स्प्रेड कर गई थी. और इसी को शशि थरूर ने बड़े एक ज़बरदस्त अंदाज में एक स्लैंग की लैंग्वेज में जो है उन्होंने उसको वो किया while he was addressing the Oxford Union कि no wonder the sun never sets in the British Empire because even God couldn't trust English in the dark. क्योंकि इंग्लिश ने इंडिया को पड़ोसी की भैंस समझ के जो उससे फ़ायदा उठाया था कि जी पड़ोसी की आंख बंद है तो बस ठीक है उससे दूध भी हासिल कर लो. ठीक है जी. और अगर पड़ोसी नहीं है तो गाय को ज़िबा करके उसका गोश्त भी हासिल कर लो. सॉरी, गाय या भैंस को वट जो भी है उसको आप जो है ज़िबा कर लो. सो इंडिया के साथ जो है अंग्रेज़ों ने सही ठीक ठाक हाथ किया था. और ये याद रखिए प्री 1947 हमारे पास इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया नहीं था बल्कि इंडिया पाकिस्तान ये जो रीजन था इसको हम लोग इंडिया का कहते थे. ठीक है. सो क्या है हमारे पास कि अच्छा, अब ये जो उन्होंने काम किया था इंडिया के साथ उसमें उनकी इंटेंट के बारे में बंदा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जो पीछे मेंटालिटी थी वो जो है हमारे पास ये मर्केंटलिज्म थी. ठीक है जी. जो कि बेस्ड ही अस वर्सेस देम के व्यू ऑफ ट्रेड पर है कि जी अदर कंट्रीज का गेन इज बेसिकली द लॉस ऑफ आवर कंट्री. और फिर इसी तरीके से एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई, यानी कि जो प्री 16th सेंचुरी में हमारे पास चलने वाला मर्केंटलिज्म था. ठीक है जी. वो तब्दील हो गया जब आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आई बाय एडम स्मिथ इन 1776. और फिर एडम स्मिथ की जो हमारे पास थ्योरी थी उसको डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो कि उसने 1817 में दी थी उससे जो है उन्होंने क्या किया उसको जो है उन्होंने मतलब उसको उन्होंने साइड पे कर दिया था. नाउ अब हमारे पास क्या है कि देखिए हमारे जो कोर्स है उसमें ये वाली थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो. ठीक है जी. ये थ्योरी हमारे पास है, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम लोग एडम स्मिथ की जो थ्योरी है उसको भी समझें. ठीक है जी.
सो हम लोग स्टार्ट करेंगे एडम स्मिथ की थ्योरी से। देखिए ये जो क्लासिकल थ्योरी है ना, ठीक है जी, इसके प्रोपोनेंट्स का ये मानना है कि जो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है जी, इट इज द डिफरेंस इन द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दिस कॉस्ट डिफरेंट जो है इट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स। उसमें आपके पास पहला पहला जो है वो क्या है, वो है आपके पास एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी दी थी। दूसरा है आपके पास कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, जिसकी बेस के ऊपर डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी दी थी। और फिर तीसरा डिफरेंस जो है वो आपके पास है इक्वल डिफरेंस, ठीक है जी। ये फिर इन्होंने इन दोनों को जब एनालाइज किया था तो फिर इक्वल डिफरेंस की थ्योरी भी हमारे पास आ चुकी थी। अब हमारे पास कुछ अजम्पशंस आ जाते हैं कि जी अजम्पशंस हमारे पास क्या क्या थे कि जी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट जो है इसमें हमारे पास 2x2 का मॉडल होगा, यानी कि दो कंट्रीज होंगी और वो आपस में जो है ट्रेड कर रही होंगी। ओके, इसके अलावा दो ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी उन दो कंट्रीज के दरमियान जो है ट्रेड हो रही होगी। इसके अलावा जो दूसरा आपके पास उसका अजम्पशन है वो ये है कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ लेबर। आप पैसे की बुनियाद पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, आप कैपिटल की बुनियाद पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, ठीक है जी, आप लैंड की बुनियाद पर कैपिटल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोगों ने ये जो चारों लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो हमने अपने एक पिछले लेक्चर में पढ़े थे, और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको मैं यहाँ पे कार्ड में, ठीक है जी, उसका लिंक भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ। सो आपके पास क्या था कि जी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेबर जो है ये हम लोग एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको कंसीडर करेंगे, बाकी किसी चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक। इसके अलावा हमारे पास अगली जो चीज़ आ जाती है वो आती है कि जी जितनी भी लेबर होगी, ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर जो है आर होमोजेनस। इसके अलावा प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री। आपकी लेबर जो है पिशावर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से डेर इस्माइल खान, डेर इस्माइल खान से लाहौर यहाँ पे तो मूव कर सकती है, लेकिन आपकी लेबर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया या पाकिस्तान से दुबई ये मूव नहीं कर सकती। मतलब विद इन द कंट्री तो वो मोबाइल होंगे, लेकिन आउटसाइड द कंट्री वो इमोबाइल होंगे। इसके अलावा आपके पास देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, कंट्रीज इन कंसर्न कि जी आपके पास एम्प्लॉयमेंट का भी कोई रोला नहीं होगा, जी एम्प्लॉयमेंट आपकी फुल ही होगी। इसके अलावा एक और आ जाता है कि देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, वो भी आप साथ में इसको ऐड कर दें। ट्रांसपोर्टेशन को जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारे पास जितने भी गवर्नमेंटल बैरियर्स होंगे, यानी कि लेज़े फेयर की पॉलिसी अपनाई होगी उन्होंने कि जी आपके जितने भी गवर्नमेंट बैरियर्स होंगे या गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसमें कोई नहीं होगी। देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, जो कि हम लोगों ने बताया पहले भी। और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रेड बैलेंस है दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, यानी कि अगर मैं चावल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं गंदम इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्या कहते हैं उसको, वीट कहते हैं, ठीक है जी, मैं अगर वीट इंपोर्ट कर रहा हूँ तो दोनों की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, बराबर होगी इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है जी, एंड इन टर्म्स ऑफ लेबर जो है आपकी वो, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि जी एब्सोल्यूट एडवांटेज एक आया था कि जी कॉस्ट ऑफ डिफरेंस, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं कि जी हमारे पास कहाँ चले गए हैं, ये तीन है हमारे पास, ठीक है जी, कि जी पीछे ये जो डिफरेंट कॉस्ट डिफरेंस को जो हम लोग जो डिस्कस करते हुए जो तीन किस्म के हम लोगों ने डिफरेंसेस को वो किया हुआ है, उसकी बेस के ऊपर जो सबसे पहली थ्योरी आई थी जिसको मैंने पहले ही बताया कि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ आई थी, ठीक है जी, उसको अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अच्छा ये एडम स्मिथ की जो थ्योरी है इसने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में जो है इसको ये दिया था 1776 में, ठीक है। According to Adam Smith, the main difference in the international trade is absolute cost। और ये डिफरेंस तब अराइज होता है कि जब एक कंट्री किसी प्रोडक्ट को इंतहाई कम कीमत पर प्रोड्यूस कर रही होती है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री, और जो दूसरी कंट्री है वो किसी प्रोडक्ट को इंतहाई कम कीमत पर प्रोड्यूस कर रही होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो क्या होता है कि जी इससे हमारे पास उनका जो एक वो बनता है, मैं जैसे यहाँ पे स्केड्यूल को अगर देख लूँ कि जी मेरे पास दो कंट्रीज हैं, एक हमारे पास पाकिस्तान है, एक हमारे पास अफगानिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो
गंदम प्रोड्यूस कर रहा है और अफगानिस्तान जो है वो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ कॉटन। और ये याद रखें कि रॉ कॉटन अफगानिस्तान से पाकिस्तान को आती भी रही है। अब क्या है कि और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को वीट जो है एक्सपोर्ट करता रहा है। हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग देखें कि जी पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल 100 लेबरर्स जो है वो लगाता है, पार्डन माय स्पेलिंग्स एंड राइटिंग, 100 लेबरर्स जो है वो लगाता है यहाँ पे, ठीक है जी। और उससे वो क्या करता है, वो 2 यूनिट्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये 2 यूनिट जो है आपके पास 2 टन भी हो सकते हैं, आपके पास 2 क्विंटल्स भी हो सकते हैं, आपके पास 2 पता नहीं क्या हो सकते हैं, लेकिन वट दो आपके पास अगर वो 100 बंदे अगर वो 2 क्विंटल्स या 2 यूनिट ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही 100 बंदे जब करेंगे कॉटन प्रोड्यूस, तो उस वक्त वो क्या कर रहे होंगे, 4 आपके पास जो है वो चार चार काटन के वो 4 काटन के यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इसी तरीके से जब अफगानिस्तान को हम लोग देखते हैं, तो अफगानिस्तान जब 100 बंदा लगाता है तो उससे वो 4 यूनिट्स ऑफ वीट वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसी 100 बंदे से वो 2 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रहा होता है। नाउ अब हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि ये पाकिस्तान को कॉटन प्रोड्यूस करने में ज्यादा एडवांटेज हासिल है, जबकि अफगानिस्तान को वीट प्रोड्यूस करने में ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। और जब ये दोनों हमारे पास अगर हम लोग कह देंगे जी ये 2 हमारे पास सिनेरियोज आ चुके हैं, तो क्या है कि जी अफगानिस्तान को चाहिए कि जी वो पाकिस्तान के साथ वीट की ट्रेड करे, यानी कि अपना वीट एक्सपोर्ट करे पाकिस्तान, ठीक है जी, और अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को जो है वो ख़त्म कर दे। ठीक इसी तरीके से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी आप अपनी वीट की प्रोडक्शन जो है वो आप ख़त्म कर दें, ठीक है जी, वो आप इंपोर्ट करेंगे इधर से, और कॉटन की प्रोडक्शन में जो है वो आप शेयर करेंगे किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये अब क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास प्रोडक्शन है बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है जी। इंटरनेशनल ट्रेड से पहले अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे, आप ट्रेड नहीं कर रहे, तो उस वक्त आपकी ये प्रोडक्शन होगी जिसमें आपके पास जो टोटल है, ठीक है जी, टोटल जो आपकी प्रोडक्शन होगी किसी एक कमोडिटी की, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला के 6 कमोडिटीज़ जो हैं वो, या 6 यूनिट्स जो हैं सॉरी, एक कमोडिटी के वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड आप शुरू करेंगे और आप एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ एडम स्मिथ के ऊपर अमल करना शुरू करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जी आप वीट की जो प्रोडक्शन है उसको तो आप बिल्कुल ही रोक देंगे, ठीक है जी, पाकिस्तान, ठीक है जी, वो हो जाएगा 0। और वही जो 100 बंदा है वो पाकिस्तान यहाँ पे लगा देगा। यहाँ पे जब पाकिस्तान लगाएगा तो जो, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी कि उसके 4 बंदे जो हैं, उसके 100 बंदे जो हैं वो 4 यूनिट्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने इन बकिया के 100 लोग जो कि यहाँ पे वीट प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं उसको भी यहाँ पे लगा ले, तो उससे उसकी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक इस तरीके से अफगानिस्तान को हम लोगों ने कहा था कि जी आप कॉटन प्रोड्यूस ना करें, आप अपने 100 लोग जो हैं आप वीट की प्रोडक्शन में लगा दें, तो वो जब वो ऐसे करेगा तो उसकी प्रोडक्शन भी यहाँ पे हमारे पास डबल हो जाएगी। ठीक, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब अगर हम लोग इनकी टोटल प्रोडक्शन देखें, ठीक है जी, आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो क्या होती है हमारे पास 8 होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि जी आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ वो लेके जाते हैं कि जी किसी एक फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन इख्तियार करें और उसके बाद जो है उसकी को जो है अपना लें। So we can say कि पाकिस्तान हैज़ द एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है जी, एंड ठीक है, और अफगानिस्तान हैज़ द एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। ओके, नाउ अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के केस को कि जी पाकिस्तान में हमारे पास क्या होगा, तो मैं ये अगले पेज पर चला जाता हूँ। ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि इन पाकिस्तान, ठीक है, आपका क्या है कि 2 वीट जो हैं वो 4 कॉटन के बराबर हैं। ठीक है जी, तो 2 वीट्स इज इक्वल टू 4 कॉटन्स। ठीक है, दैट इज आपके पास 1 वीट जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपके पास 2 कॉटन के। ठीक, इसी सो आपके पास जो रेशो बनेगी वो बनेगी 1:2 की। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या देता हूँ कि वाइल इन अफगानिस्तान जो आपका यहाँ पे 4 वीट जो हैं वो 2 कॉटन के बराबर हैं। ओके, सो 4 वीट्स विल बी इक्वल टू 2
कॉटन्स इम्प्लाइज कि दो वीट जो हैं वो आपके दो वीट्स जो हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे एक कॉटन के। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दें, तो 1 वीट विल बी इक्वल टू 1/2 यूनिट्स ऑफ कॉटन या 0.5 यूनिट्स ऑफ कॉटन के बराबर हो जाएंगे। मतलब इसकी रेशो जो बनेगी वो बनेगी 1:1/2 और 1:0.5 बन जाएगी इसकी कॉटन की, इसकी जो हमारे पास रेशो बनेगी। अब हम लोग देखते हैं इसके उसको कि जी अफगानिस्तान के केस में हमारे पास जो कर्व बनेगी वो बनेगी ये वाली कर्व, ठीक है, कि जी जिसमें आपके पास एक जो आपका कॉटन जो है वो आपके पास एक कॉटन 0.5 वीट के बराबर आ रहा होता है, और पाकिस्तान के केस में आपके पास एक कॉटन जो है वो 2 वीट्स के बराबर आ रहा होता है। तो क्या है कि जी पाकिस्तान को किस में फ़ायदा आ रहा है? पाकिस्तान को फ़ायदा आ रहा है कि वो वीट प्रोड्यूस करे। मैं गलत हो गया हूँ, खैर से चलो। ये हमारे पास जो है ये वीट है और ये कॉटन है, हाँ सॉरी ये कॉटन है और ये वीट है, ठीक है। सो पाकिस्तान को किस चीज़ में फ़ायदा है? पाकिस्तान को फ़ायदा है कि वो कॉटन प्रोड्यूस करे और अफगानिस्तान को फ़ायदा है कि वो क्या करे, अपनी एडवांटेज को देखते हुए वीट प्रोड्यूस करे, ठीक है जी। अब ये जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है जिसको मैं ABC कहता हूँ, इट रेफर्स टू द गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। और ये जो है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ये जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ this gain between the two countries will be based on the terms of the trade settled between them, वो होगी हमारे पास, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला आता है, जो अगली हमारी हम लोग कहते हैं कि जो थ्योरी है, ठीक है, वो है हमारे पास कंपैरेटिव कॉस्ट की। कंपैरेटिव कॉस्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेविड रिकार्डो ने दी थी। And according to David Ricardo, the comparative difference in the cost is the sole cause of international trade. इसका मतलब ये है कि countries has both the relative cost advantage as well as it has the greater comparative advantage in the production of one of the two goods एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा ये चैनल है यूट्यूब का, इस पर मैं कई सारे काम खुद अकेले ही मुझे करना पड़ते हैं, जैसे कि मैं जो आपको डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है जी, वो मैं पहले खुद पढ़ता हूँ, सेकेंडली उसकी स्लाइड्स बनाऊंगा, फिर वो लेक्चर डिलीवर करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर उसको एडिट करूंगा, या फिर यहाँ जो यूट्यूब पर जो है उस लेक्चर को अपलोड करूंगा, उसके लिए अंग्रेज़ी में जो है कोई अच्छा सा टाइटल ढूंढूंगा, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके लिए कोई अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छे अच्छे टैग्स का उसमें इस्तेमाल करूंगा, फिर जो वीडियोस अपलोड हुई है उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि अगली वीडियो अपलोड हो गई है। क्योंकि वैसे तो आप लोगों को तौफीक होनी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वगैरह को जो है प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो जो है आपको टाइम पर मिल जाए। तो ये है कि जी मुझे ये सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। अब जब मैं ये सारे काम करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि डेली वीडियो बनाने के चक्कर में मैं कभी कभी क्वालिटी पर भी कंप्रोमाइज़ कर जाता हूँ। सेकेंडली आप देखते हैं कि जी वीडियो एडिटिंग कोई ख़ास भी नहीं, जिसकी वजह से देखने वालों का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं बनता। अब मैं अपनी तरफ से दोनों कामों में बेहतर हूँ, ठीक है जी, मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ और मैं वीडियो बना भी रहा हूँ और मैं लेक्चर भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि जी उन दोनों की वजह से क्या होता है कि जी मेरे दोनों काम जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं थोड़े बहुत। अब मैं वो काम करूँगा कि जिसमें मुझे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि मुझे कंपैरेटिवली जिसमें कम डिसएडवांटेज होगा मैं वो वाला काम करूँगा, ठीक है, कि जिसमें मुझे नुकसान कम हो मैं वो वाला काम करूँगा। सो मेरा कंपैरेटिव फ़ायदा इस काम में है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी को बेहतर करूँ। यूट्यूब पर जो वीडियोस अपलोड करते वक्त जिन जिन लवाजमात का ख्याल रखना होता ज़रूरी होता है मैं उनको मैनेज करूँ, बाकी के काम किसी ऐसे बंदे से करवा लूँ जो सोशल मीडिया को भी हैंडल कर सके और उसके अलावा वीडियो को भी वीडियो की एडिटिंग भी वो जानता हो, ठीक है जी। और ये बात बेसिकली कंपैरेटिव थ्योरी जो है ये भी यही बात करती है कि ऑल्दो मैं दो काम बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो काम करना चाहिए जिसमें मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा हो या मुझे जिसमें कंपैरेटिवली कम नुकसान हो। लिहाजा अगर एक कंट्री दो गुड्स
दो गुड्स, एक कंट्री जो है वो दो गुड्स दूसरे कंट्री से बेटर वे में बना लेती है एंड स्टिल उसको एक गुड बनाने में कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा है और दूसरा बनाने में कंपैरेटिवली कम फ़ायदा है, जबकि दूसरे मुल्क को गुड्स हायर कास्ट पर दूसरा मुल्क जो है दो गुड्स हायर कास्ट पर जो है वो बना रहा है, बट उसको एक गुड बनाने में कंपैरेटिवली लेस डिसएडवांटेज है और दूसरे गुड में उसको ग्रेटर डिसएडवांटेज है। सो वो क्या करेगा, वो उस काम को अपनाएगा जिसमें उसको लेस डिसएडवांटेज होगा, और जो पहला वाला है वो उस काम को अपनाएगा जिसमें उसको ग्रेटर कंपैरेटिवली ग्रेटर एडवांटेज होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं। सबसे पहले पहले तो क्या कहते हैं उसको, दो कंट्रीज दोबारा से मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, क्यों नहीं लिख रहा, कंट्रीज मैं ले लेता हूँ इस वक्त। मैं ले लेता हूँ कि जी जो बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड एंड आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अब बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास एक चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि राइस है, दूसरा मैं कह देता हूँ कि दूसरा हमारे पास है वीट। इसी तरीके से आफ्टर में हमारे पास राइस और वीट है हमारे पास। ठीक, जब मैं कर लेता हूँ कि जी बिफोर में जब मैं आता हूँ कि जी अगर इंडिया है, ठीक है जी, और वो 10 क्विंटल्स ऑफ राइस बना रहा है और 10 क्विंटल्स ऑफ वीट भी वो बना रहा है, जबकि उसके मुकाबले में नेपाल है, वो क्या कर रहा है, वो 4 क्विंटल्स ऑफ राइस बना रहा है और 8 क्विंटल्स ऑफ क्या बना रहा है, 8 क्विंटल्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, वीट बना रहा है। अब उनके अगर हम लोग टोटल प्रोडक्शन को देखें तो वो हमारे पास ये 14 हो जाएगी और ये 18 हो जाएगी हमारे पास। अब इसमें किस कंट्री को कितना फायदा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस्ट रेशो के थ्रू। ठीक है जी, और कॉस्ट रेशो हम लोग कैसे करेंगे। अब हमारे पास कॉस्ट रेशो ऑफ राइस इन इंडिया अगर हम लोग देखें तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास इंडियन राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास नेपाली राइस जो है वो हो जाएगा। ओके, अब ये देख लें हमारे पास इंडिया जो है वो 10 राइस प्रोड्यूस कर रहा है और नेपाल हमारे पास 4 राइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/4 जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 2.5 के। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं कह देता हूँ कि कॉस्ट रेशो ऑफ वीट इन इंडिया जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडियन वीट डिवाइडेड बाय नेपाली वीट। ओके, इंडियन वीट 10, नेपाली वीट 8, तो मेरे पास यहाँ पे 10/8 आ जाता है जो कि आ जाता है हमारे पास 1.25 के बराबर। Now the cost ratio of rice in India is greater than the cost ratio of wheat. Cost ratio of rice is greater than cost ratio of wheat. ठीक है जी, thus India will get greater comparative advantage in production of rice than the wheat. Hence India will concentrate on the production of rice. क्यों? क्योंकि उसको इधर जो है वो comparatively ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इंडिया जो है उसको इसलिए फ़ायदा ज़्यादा है कि नेपाल जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। जब नेपाल कम प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या पता कि नेपाल के अंदर उसकी खपत जो है वो इतनी ना हो कि वो अपने मुल्क के अंदर वो उसको बना रहा हो, तो नेपाल जो चीज़ कम प्रोड्यूस करेगा इंडिया वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे मार्केट में बिकने के। अब हम लोग आ जाते हैं कॉस्ट रेशो ऑफ नेपाल। ठीक है, कॉस्ट रेशो ऑफ राइस इन नेपाल जो है वो अगर हम लोग देखें तो देखें आपके पास नेपाल जो है वो 4 प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया 10 प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपके पास 4/10। इसी तरीके से 8 जो है नेपाल वीट प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया 10 कर रहा है, तो हम लोग कह देते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास 8/10। 4/10 को जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.8। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above analysis that Nepal has less comparative disadvantage in production of wheat. Hence it should concentrate on the production of wheat and import rice from the India. ठीक है जी, इंडिया में हमारे पास क्योंकि 10 राइस जो हैं वो 10 वीट के बराबर हैं, ठीक है, यानी कि एक राइस 1 वीट के बराबर होता है। नेपाल में 4 राइस जो हैं वो 8 वीट के बराबर हैं। ठीक है जी, 4 राइस जो हैं वो 8 वीट के बराबर हैं। सो नेपाल का जो एक राइस होगा वो आपके पास 2 वीट्स के बराबर हो जाएगा,
वीट्स के बराबर हो जाएगा। सो हमारे पास क्या होगा कि जी हम लोग जब इसको रियली सॉरी, जब हम लोग इसको देखेंगे कि जी कंट्री आफ्टर प्रोडक्शन में ये कैसे जाएंगे, ठीक है, तो वो हम लोग ऐसे जाएंगे कि जी इंडिया जो है वो अपनी सारी की सारी देखें उसकी ट्रेड कहाँ से होनी, कहाँ किसके साथ होनी है, उसकी ट्रेड होनी है यहाँ पे नेपाल के साथ। सो इंडिया बजाय इसके कि वो चीज़ प्रोड्यूस करे अपने सरप्लस में जो कि नेपाल के पास अच्छी खासी अमाउंट में है, तो नेपाल इंडिया को चाहिए कि वो वीट को प्रोड्यूस करना बंद करके अपनी सारी की सारी लेबर जो है वो यहाँ पे लगा दे। और जब वो यहाँ पे अपनी सारी की सारी लेबर लगाएगा तो जो पहले वो 10 ये प्रोड्यूस कर रहा था और 10 ये प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 20 राइस प्रोड्यूस करेगा और वीट की जो सरप्लस है उसको, या वीट का जो प्रोडक्शन है उसको वो बंद कर देगा। ठीक इस तरीके से नेपाल के केस में भी वही हो रहा है कि नेपाल को आपके पास लेस डिसएडवांटेज है in the production of wheat as compared to the greater disadvantage in the production of rice. So वो क्या करेगा, जाहिर है अब यहाँ पे 10 बंदे जो हैं वो 8 क्विंटल्स ऑफ वीट बना रहे हैं और यहाँ पे जो है 10 बंदे 4 क्विंटल्स ऑफ वीट बना रहे हैं, तो वो इन 10 को भी यहाँ पे डाल के और यहाँ पे 16 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो बना लेगा। सो उससे आपकी जो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगी वो 20 क्रॉस हो जाएगी 16, जो कि पहले आपके पास कितनी हो रही थी, अगर आप देखें तो ये हो रही थी, पहले भी ये 20 हो रही थी लेकिन उसमें उसको फ़ायदा इतना नहीं था। यहाँ पे क्या था कि जी इसकी 18 हो रही है लेकिन इसकी प्रोडक्शन तो कम हो गई है, लेकिन ये एक उसमें जो है इसने क्या कर लिया है, अपना स्पेशलाइजेशन जो इसने हासिल कर लिया है, वो एक चीज़ से जो है ना उसको लेस डिसएडवांटेज है, इसलिए वो एक साइड पे जो है वो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप नेपाल की अगर आप टोटल प्रोडक्शन देखें तो वो 8 और 4 12 है, ठीक है, उसमें उसको ज़्यादा डिसएडवांटेज है, यहाँ पे उसकी 16 हो गई है, तो उसका डिसएडवांटेज जो है वो कम हो चुका है यहाँ पे हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं कि जी इसका हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कैसे होगा। अब हम लोगों ने देखा है कि जी यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो हम लोगों ने देखा था कि जी इंडिया का एक वीट जो है वो एक राइस के बराबर है। सो हमारे पास ये इंडिया के लिए बन जाएगी ये कर्व, ठीक है जी। और इस तरीके से जो नेपाल का अगर हम लोग देख लें तो 4:8 है, तो 1:2 बन जाएगी। मतलब नेपाल में हमारे पास एक राइस जो है वो 2 वीट्स के बराबर है, ठीक है। नाउ हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गेन्स फ्रॉम ट्रेड है। किसको, कितना ट्रेड में हमारे पास गेन होगा, फायदा होगा, या किसको कितना कम नुकसान होगा, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होगा टर्म्स ऑफ द ट्रेड, जो कि इंडिया और नेपाल आपस में इसको सेटल करेंगे, ठीक है जी। कि जी हम लोग इस पैराए में आके और ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग फलां फलां चीज़ को देख के और ऐसे आप ट्रेड जो है शुरू कर सकते हैं। और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द डेविड रिकार्डो जो उन्होंने दिया था, ठीक है जी। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है कोकोवा और राइस की, जिसमें हम लोग कह देते हैं कि जी एक कंट्री है हमारे पास गाना और दूसरी है हमारे पास फॉर एग्जांपल राइस, सॉरी दूसरी जो है हमारे पास मैं कह देता हूँ कि जी वो हो जाता है KSA हो जाता है, ठीक है जी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो जाता है, ठीक है। सो उनका भी ऐसे ही बनेगा, कुछ इस तरीके का ही उनका वो बनेगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, कि जी ये ओनली, ये इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, कि इट इज़ ओनली अ नॉर्मेटिव थ्योरी है। Now, normative theory, the classical theory of international trade जो है, it is only a normative theory. It does explain as to how economic welfare can be promoted as a result of international trade and how the resources of the country can be put to optimum use, ठीक है। But it fails to explain the position of the international trade or the nature of exports and imports and what are the problems जो होंगे उनके उसके ऊपर। It is not a positive explanation of international trade कि जी बस आपको इस चीज़ में नुकसान है आप इसको बंद कर दो, आपको इस चीज़ में फ़ायदा है आप इसमें बढ़ा दो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप उनको कोई पॉजिटिव सोल्यूशन उसका आप नहीं दे रहे, ठीक है। जो वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से उनको ये मसाइल आ रहे हैं उसके ऊपर वो आप नहीं कर सकते। दूसरा आपके पास है कि इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ कॉस्ट के ऊपर है या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के ऊपर है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉस्ट ऑफ अ गुड
depend upon the amount of the labor necessary to produce it, but in reality cost of the good is also influenced by the price of other factors like land, labor, capital in addition to that ऑफ द लेबर। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास जो अगला है वो है इमोबिलिटी ऑफ द कैपिटल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी इमोबिलिटी ऑफ कैपिटल के ये एजम्पशन कर लेना ऑफ बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दैट लेबर एंड द कैपिटल आर मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल बिटवीन द टू कंट्रीज इज अनरियलिस्टिक। आप सिर्फ पाकिस्तान के केस को देख लें, कितने ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि बाहर काम करके और क्या कर लेते हैं, पैसे पाकिस्तान भेज रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अनरियलिस्टिक है बेसिकली। द फैक्ट इज दैट द लेबर एंड द कैपिटल आर नॉट परफेक्टली मोबाइल इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम कंट्री नॉर दे परफेक्टली इमोबाइल अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। रेजिडेंट्स belonging to different countries and belonging to different classes of the same countries do not move from one occupation to another occupation। इसी तरीके से हमारे पास इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर किया हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है इनका। ठीक है कि आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जो है वो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इट डजंट टेक इनटू अकाउंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो आप इग्नोर कैसे करते हैं। मतलब इन केस ऑफ सम कमोडिटीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो हायर होंगे, देयर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज़ जो है वो आप मंगा रहे हैं इंडिया से जिसकी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है एंड इट इज़ मोर देन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान का जो कपड़ा है, ठीक है जी, वो इंडिया जाता है। अब उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है ना वो तो ठीक है कम है, लाहौर से वो जो बॉर्डर है उसको आप क्रॉस करें और इंडिया में दाखिल हो जाए, आपके पास ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि जी आपकी जो ट्रांसपोर्ट इंडिया ने आपको जो है एमएफएन नहीं दिया हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन का उन्होंने आपको वो नहीं दिया हुआ, बल्कि वो क्या, बल्कि अगर वो उन्होंने दिया भी होता है तो उनके उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाते हैं कि जी बाहर से चीज़ आई है तो वो फिर पाकिस्तान की चीज़ इतनी महंगी हो जाती है वहाँ पे कि जी पाकिस्तानी कपड़ा वो नहीं आप नहीं खरीद सकते। और जिसकी वजह से मसला ये होता है कि जी उनका आपका जो हम लोग कह सकते हैं कि लाइक उनको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो अपने कपड़े को इस खेल में जो है प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है अक्सर औकात बहुत सारी जगहों पर। इसी तरीके से जो है हमारे पास इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट की थ्योरी अज्यूम करती है दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट इवन इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज। दिस अजम्पशन इज नॉट ओनली रियलिस्टिक बट अनसाइंटिफिक आल्सो। ठीक है जी, ऑर्डिनरली वन फाइंड्स दैट प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट or law of diminishing cost. The possibility of the operation of law of constant cost is rare and that too for a short while। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो हमारे पास है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स जो है उनको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। The theory states that every commodity whose operative cost is high should be imported from abroad। ठीक है, जिसकी आपकी comparative cost आपको ज़्यादा पड़ रही है वो आप import कर ले। This theory doesn't hold good for military equipment and strategic goods because no country like to depend on any foreign country from security and defense point of view. Every country wishes to be self-sufficient in the matter of the defense of the country, even if its कंपैरेटिव कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसिंग डिफेंस का उसमें जो है वो ज़्यादा भी हो तब भी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अगला जो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाती है कि एक उसमें जो है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इख्तियार कर लें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड को भी वो कर रहा होता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को कर्ब कर रहा हूँ, अपनी इंपोर्ट को सॉरी अपनी किसी प्रोडक्शन को मैं कर्ब कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ के ऊपर रिलाय कर रहा हूँ कि जी मेरा जो पड़ोसी मुल्क है वो उसको अच्छे तरीके से बनाए तो मैं उसको वो कर लूँगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो गेन इन ट्रेड आ रहा है वो मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो उसको उसने सिंपल सा आंसर बताया है कि जी वो मुल्क ममालिक आपस में उसको क्या कर लेंगे, आपस में उसको डील कर लेंगे। इसने कोई वो नहीं बताया उसमें क्या कहते हैं उसको कि जी किन किन बुनियादों पर जो है ये ट्रेड होगी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ये है कि मोर देन 2 गुड्स, ठीक है जी, उसमें क्या होगा कोई पता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इट इज़ बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड है हमारे पास। ठीक है, अब फ्री ट्रेड में अगर हमारे पास होगा
तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है ये अज्यूम करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है फ्री होगा फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, बट द सिचुएशन इन द मॉडर्न टाइम्स इज इंटायरली डिफरेंट. नो country wishes to depend upon any other country these days, besides several other situations like imperfect competition जो है हमारे पास. वो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जी उन्होंने, इंडिया ने जो है पाकिस्तानी कपड़े के ऊपर या जितने भी कपड़े आ रहे हैं बाहर से उनके ऊपर उन्होंने हायर टैरिफ्स लगाए हुए हैं, हायर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हुई हैं, ताकि वो अपनी जो उनका कपड़ा है उसको वो क्या कर सके, ऊपर लेके आ सके. उसके बाद हमारे पास स्टैटिक कंडीशन है हमारे पास कि जी एक और एजम्पशन है यहाँ पे हम लोगों ने पहले वो भी किया था कि इस थ्योरी में जो मतलब एजम्पशन दी थी, और वो है हमारे पास टेस्ट ऑफ द पीपल और प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास इन द कंट्री जो है वो हमेशा अनचेंज रहेगी. क्यों? हम लोगों ने स्टैटिक कंडीशन का बताया था वहाँ पे, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन मैंने वहाँ पे मेरे खास मेंशन किया था. बिसाइड द सप्लाई ऑफ लैंड, कैपिटल एंड लेबर रिमेन स्टैटिक, बट इन रियल वर्ल्ड ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास चेंज होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दिस एजम्पशन इज बेसिकली बेसलेस. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक वन साइडेड थ्योरी है. ठीक है जी. वन साइडेड थ्योरी किस तरीके से है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वन साइडेड. इट टेक्स इनटू अकाउंट द सप्लाई साइड ऑफ द ट्रेड बट इग्नोर्स द डिमांड साइड. ओके, कि आपने बस सप्लाई करना है, डिमांड को उन्होंने साइड पे रख दिया. एंड इट टेल्स अस व्हाट गुड्स a country import or export, but doesn't explain as to how terms of trade and rate of exchange are determined. ठीक है. So this was all about today. We'll see you next time. Bye bye.